हम प्रारंभिक वर्षों में बच्चों की देखभाल कर रहे थे, टॉपिक अपना। ये शुरू किया हुआ था हमने, ये सब हम कर चुके थे, ये भी हमने कर लिए थे, सत्य और असत्य। अब हम करेंगे शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति का महत्व। चलिए, देखभाल के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए देखभाल प्रणालियों को विकास के विविध आयामों के संदर्भ में भी समझना आवश्यक है। प्रथम एवं महत्वपूर्ण रूप से बालक को खाना खिलाना, शारीरिक दक्षता और संवेगात्मक सुरक्षा एवं उद्दीपन पर बल दिया जाना आवश्यक है। प्रस्तुत खंड में आप वृद्धि, उत्तरजीविता एवं बाल विकास का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पौष्टिक आहार, जो सबसे ज्यादा बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है, उसका अध्ययन करेंगे। क्योंकि जितना बच्चे का जो आहार है वो पोषण युक्त होगा, उतने ही बच्चे की शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि अच्छे से होगी। बच्चे के खाने में कैल्शियम, प्रोटीन जो है वो मुख्य रूप से उपलब्ध होना चाहिए। वैसे भी जब हम ध्यान देते हैं तो माता पिता को चाहिए कि जब बच्चा छोटा हो तो उसके लिए, जैसे कि पैदा हुआ है तब तो 6 महीने तक वो अपनी माता का दूध ही पीता है, तो माता को अच्छा आहार देना चाहिए। फिर भी हम घरों में क्या करते हैं कि बच्चे को जो केला होता है उसको मैश करके दे देते हैं, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। या मूंग की दाल है, जैसे उसको छान करके उसका पानी बच्चे को दिया जाता है, ताकि बच्चे के शरीर में जो है प्रोटीन्स जा सके। ये हम जो है चौथे, पांचवें या छठे महीने में भी शुरू कर देते हैं थोड़ा थोड़ा देना, और उसके बाद बच्चे को दूध का दलिया देना शुरू करते हैं, क्योंकि दूध के दलिये के अंदर वो सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो बच्चे को संपूर्ण आहार देते हैं। तो पौष्टिक आहार बच्चे के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों को समय से आहार नहीं मिल पाता, वो बच्चे शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई देते हैं। या आप देखते होंगे कि कुछ माता पिता अपने बच्चों को बचपन से ही मुंह में चिप्स या टॉफी ठूसना शुरू कर देंगे उनके मुंह में, या उन्हें वो जो कहते हैं ना, वो कौन सा शहद वाला निप्पल होता है, वो उनके मुंह में लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये तीनों प्रकार की चीजें ही बच्चे के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक सिद्ध होती हैं। हमें बच्चों को ना ही तो बाहर की कोई चीज देनी चाहिए, ना ही उन्हें क्या कहते हैं किसी भी तरीके के जो निप्पल या बोतल वगैरह होती हैं उन्हें देना चाहिए बच्चे को, क्योंकि इससे बच्चों का जो मुंह है, यानी कि जीभ है, दांत है, वो सब बच्चे के खराब हो जाते हैं, और जो उसकी हड्डियां हैं वो कमजोर रह जाती हैं बच्चे की। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को जो है शुद्ध ताजी चीजें दें, ताकि उनका विकास जो है अच्छे से हो सके। अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, जो है हमारा पौष्टिक आहार। माता का दूध, एक मिनट मैं अभी जरा गेट बंद कर देती हूँ अपना। चलिए, पौष्टिक आहार। माता का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम होता है। जो माता का दूध है वो बच्चों के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि उसके अंदर बच्चों को सभी पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। विश्व की सभी संस्कृतियों में दशकों से स्तनपान को लाभकारी बताया गया है, क्योंकि जो बच्चे आप देखोगे पुराने टाइम के हैं, यानी कि हमारे टाइम के या हमसे भी पुराने हैं,
जब माताएं बोतल से दूध नहीं पिलाती थी बल्कि वो अपना ही स्तनपान करवाती थी, तो उस समय पर जो बच्चों की शारीरिक वृद्धि होती थी, जो उनके शरीर में मजबूती होती थी, वो आज के बच्चों में नहीं है। वो ऐसा इसीलिए क्योंकि आजकल माताएं अपने बच्चों को स्तनपान करवाने से दूर भागती हैं कि उनका फिगर खराब हो जाएगा। पर इस वजह से उनके बच्चे बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं किसी ना किसी विकास के सत्र में कमजोर रह जाते हैं। वो क्या करेंगे, बोतल से दूध पिला देंगी, या तो गाय का पिला देंगी, या फिर क्या करेंगे, जो सूखा दूध आता है उसको पानी में घोल के वो पिला देंगे। अब पर ये जो है बच्चे के लिए बिल्कुल भी लाभकारी नहीं होता। जो बात माता के दूध में है वो बात दुनिया में कहीं नहीं होती है। शुरुआती समय में जैसे कि जन्म से लेकर 6 महीने तक बच्चे को माता का दूध ही दिया जाना चाहिए। फिर है, विश्व की सभी संस्कृतियों में दशकों से स्तनपान को लाभकारी बताया गया है। यह अपने आप में एक पूर्ण आहार है और 6 माह की आयु तक बच्चों को किसी प्रकार के पूरक पोषण आहार की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि अगर आप बच्चे को माता का दूध दोगे तो उसे किसी और आहार की जरूरत नहीं है। पर फिर भी अगर आप देना चाहते हो तो बच्चे को केला मैश करके आप दे सकते हो, या आप जैसे उससे बच्चे को कैल्शियम मिल जाएगा, या आप बच्चे को जो है मूंग की दाल छान करके उसका जो पानी होता है लिक्विड, वो बच्चे को आप दे सकते हो, क्योंकि उससे बच्चे के शरीर में जो है प्रोटीन चला जाएगा। ये आप 4 से 5 या 6 महीने में कर सकते हो। पर अगर वो बच्चा माता का दूध पी रहा है, माता का पूरा दूध उतर रहा है, तो उससे अच्छी बात तो कहीं है ही नहीं। फिर है, यह बच्चों को संक्रमण से बचाता है, क्योंकि माता के दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा होती है और उनकी रोग प्रतिरोधी क्षमता का विकास होता है। इससे शिशु रुग्णता और शिशु मृत्यु दर में भी कमी आती है। तो माता के दूध का जो सबसे ज्यादा फायदा है वो ये है कि शिशु की जो रुग्णता होती है वो बच जाती है इससे, और शिशु की मृत्यु दर भी कम हो जाती है अगर माता किसी भी असाध्य रोग से ग्रस्त ना हो। ठीक है, जो रोग ज्यादा ही हार्मफुल होते हैं, कई बार माता के अंदर होते हैं, तो उसके लिए तो हमें माता का दूध कभी बच्चे को पिलाना नहीं चाहिए। पर अगर माता पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो शिशु के लिए जो माता का दूध है वो सर्वोत्तम आहार है, क्योंकि इससे शिशु का शरीर जो है रोगों से दूर रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी बॉडी में ज्यादा बनती है, और जिस वजह से शिशु की मृत्यु दर में कमी आती है। इसके साथ ही स्तनपान से बच्चों में स्पर्श और अपनी माता के प्रति सहजता की भावना भी विकसित होती है। 6 माह के पश्चात स्तनपान छुड़ाने की प्रक्रिया आरंभ की जा सकती है, क्योंकि इस आयु में बच्चे नरम ठोस खाद्य पदार्थ ग्रहण करने लगते हैं। स्तनपान छुड़ाने के लिए ग्रहण किए जाने वाले नरम ठोस खाद्य पदार्थ वह खाद्य पदार्थ हैं जो बच्चे को स्तनपान से नियमित भोजन की ओर ले जाते हैं। अनेक संस्कृतियों में इस परिवर्तन के लिए अनेक समारोह भी आयोजित किए जाते हैं। अनेक संस्कृतियों में अलग अलग भोजन और स्तन त्याग भोजन उपलब्ध हैं, जैसे कि दलिया है, सूजी खीर है, और खिचड़ी है, और रागी आदि। स्तनपान कराने वाली महिलाओं की देखभाल भी अति आवश्यक है, क्योंकि शिशु अपने पोषण के लिए स्तनपान पर ही निर्भर होता है। अब जो माता अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो उसका भी ध्यान रखना नितांत आवश्यक है, क्योंकि माँ जो है अगर रोगग्रस्त होगी तो दूध के जरिए माता का वो रोग बच्चे के शरीर में चला जाएगा। इसीलिए माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। माता को चाहिए कि अगर वो किसी नशीले पदार्थ का प्रयोग करती है, बीड़ी सिगरेट या शराब आदि पीती है, तो जब तक उसका बच्चा उसका दूध पी रहा है वो ये सब चीजों का सेवन ना करे।
स्तनपान के दौरान उन्हें पौष्टिक आहार खाना चाहिए ताकि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दूध उपलब्ध हो सके। इस आहार में दाल, अनाज, फल, सब्जी, मूंगफली, सूखे मेवे, दूध से बने खाद्य पदार्थ सम्मिलित होने चाहिए। मांसाहारी माताओं को मांस, मछली, अंडों का सेवन करना चाहिए। ऐसी माताओं को पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों जैसे स्वच्छ पेय जल, पानी बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, दूध और फलों का रस आदि का सेवन करना चाहिए ताकि उनके शरीर में पानी की कमी न हो सके। क्योंकि अगर माता के शरीर में पानी की कमी होगी तो बच्चे के शरीर में भी डिहाइड्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी कमी माता के दूध में भी होगी और बच्चा जिस वजह से उसका गला सूखा रहेगा और हो सकता है कि उसकी तबीयत भी बिगड़ सके। अब अगर छोटा बच्चा है और उसकी तबीयत बिगड़ रही है, गला सूखा हुआ है, वो कैसे बताएगा? बता ही नहीं सकता वो। इसीलिए इस बात का पहले ही ध्यान रखना आवश्यक है कि माता के शरीर में किसी भी प्रकार की कमी ना हो, ना ही तो शुद्ध जल की कमी हो, ना ही फलों के रस की कमी हो, ना ही दूध की कमी हो। सभी प्रकार के पोषक तत्व माता को मिलते रहने चाहिए, तभी वो बच्चे को मिलेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है सुरक्षा और पर्याप्त नींद एवं व्यायाम। देखभाल और अंतर क्रिया की संवेदनाओं के माध्यम से बच्चों का बाहरी दुनिया से संबंध स्थापित होता है। उनके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार और देखभाल का अति महत्व है, क्योंकि यह उनको शारीरिक और भावात्मक सुरक्षा प्रदान करता है। जो बच्चे होते हैं हमें उनकी खास तौर पर सुरक्षा करनी चाहिए, उनका खास ख्याल रखना चाहिए और इससे बच्चों के अंदर प्रेम पूर्ण व्यवहार और देखभाल की भावना भी विकसित होती है, जिससे बच्चों का शारीरिक और भावात्मक विकास बहुत अच्छे से होता है। यह नहीं कि बच्चा अकेला ही बिस्तर पर पड़ा रहे, उस पर कोई ध्यान देने वाला ना हो। ये चीज जो है बच्चे को बहुत महसूस होती है कि वो अकेला है, फिर वो रोने लग जाएगा, चाहे वो शब्दों से बयान ना कर सके, पर बच्चे को पता होता है कि अभी वो रूम में अकेला है। इसीलिए हमें चाहिए कि जब भी बच्चा रूम में हो तो उसके साथ कोई ना कोई अवश्य हो, वरना ये भी हो सकता है कि वो खिसकता खिसकता बेड से नीचे गिर जाए, क्योंकि बच्चा है उसको क्या पता कि बेड कहाँ तक है, वो तो अपनी टांगे मारेगा और नीचे गिर जाएगा। इसीलिए बच्चों की देखभाल जो है बहुत आवश्यक है। और अगर गिर गया, हो सकता है कि सिर में कोई खास चोट आ जाए, नाक पर चोट आ जाए, जबड़े पर कोई चोट आ जाए और फिर वो जीवन भर जाने वाली नहीं होती है। इसीलिए बच्चों का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि उनका शारीरिक और भावात्मक विकास हो सके। देखभालकर्ताओं का यह कर्तव्य है कि वे बच्चों के लिए आरामदायक कपड़े, पर्याप्त नींद और व्यायाम का ध्यान रखें। आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वस्त्र, फिर नींद और फिर व्यायाम। हमें बच्चों के लिए इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वस्त्रों में आपको मैं पहले इनके बारे में समझा देती हूँ, वस्त्र, नींद और व्यायाम के बारे में। जो वस्त्र है वो बहुत ही मुलायम होने चाहिए बच्चे के, बिल्कुल रुए रुए वाले होते हैं वो वस्त्र बच्चे के होने चाहिए। हर बिल्कुल लाइट कॉटन का कपड़ा बच्चे के लिए होना चाहिए ताकि उसके शरीर पर किसी भी तरीके के रैशेस ना हो, क्योंकि बच्चे की जो बाह्य खाल होती है, चमड़ी, वो बहुत कमजोर होती है और अगर उस पर सख्त कपड़ा डाला जाएगा तो वो बच्चे को चुभेगा और फिर वो रोना शुरू कर देगा, उसको रैशेस हो जाएंगे, दाने हो जाएंगे, जिससे उसे डॉक्टर को भी दिखाना पड़ सकता है और उसे एलर्जी भी बॉडी पर महसूस होगी। फिर है नींद। हमें चाहिए कि जहां पर बच्चा हो वहां पर बिल्कुल आराम से बातें की जाए, बिल्कुल शांति का माहौल हो ताकि बच्चा चैन की नींद सो सके, क्योंकि जितना छोटा बच्चा सोएगा उतना ही वो उसका दिमाग जो है विकसित होना शुरू होगा। आपने देखा होगा शुरू में बच्चा 23 घंटे सारा दिन सोता ही रहेगा, फिर वो 23 घंटे सोएगा, फिर वो 22 घंटे सोएगा, फिर वो 21 घंटे सोएगा, फिर वो 20 घंटे सोएगा।
ऐसे घट घट करके बच्चे की नींद जो है 8 घंटे पर आ जाती है। तो बच्चा जितना सोता है उसको सोने देना चाहिए, उसको आराम की नींद देनी चाहिए। हमें अपने टीवी, रेडियो, मोबाइल की आवाज जो है मंदी रखनी चाहिए या उन्हें इतने बंद ही रखना चाहिए जितने बच्चा छोटा है, ताकि उसकी नींद में किसी भी तरह की कोई खलल ना पड़े और उसकी जो अंदर की जो क्रियाएं हैं, शारीरिक शरीर के अंदर की जो भी क्रियाएं हैं वो उसकी सही तरीके से होती रहे। फिर है व्यायाम। जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे हमने उनको नहला दिया तो हमें उनके शरीर पर तेल लगाना चाहिए, उनकी मालिश करनी चाहिए, उनको यानी कि उनकी टांगे, टांगे हैं, हाथ है, उनको आगे पीछे करना चाहिए, जो मसाज उनकी होती है वो करनी चाहिए, ताकि उनकी हड्डियां और उनकी मांसपेशियां जो है वो मजबूत बन सके। इससे जो है बच्चों की जो हड्डियां होंगी, मांसपेशियां होंगी, वो खुलेंगी, वो विकसित होंगी, वो अच्छे से चलेंगी। आपने देखा होगा जब भी आप बच्चे की मालिश करोगे तो बच्चा बड़े आराम से सोएगा और जब उठेगा तो ऐसे टांगे मारेगा, ऐसे खुश होएगा, बिल्कुल जैसे कि उसे पता नहीं कितनी अच्छी खुशी मिल गई। और बच्चे के उस चेहरे को देख करके हमें भी खुशी महसूस होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब बच्चे के शरीर के साथ मसाज की जाती है, उसको थोड़ा व्यायाम करवाया जाता है, तो उसकी मांसपेशियां खुलती हैं, जिससे वो अपने अंदर एक ऊर्जा को महसूस करता है, जिसकी वजह से वो खुश रहता है और चैन की नींद भी सोता है। तो चलिए अब हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। वस्त्र। नवजात शिशु के वस्त्र ढीले ढाले और नरम होने चाहिए। कुछ परिवारों में नवजात शिशु के वस्त्र बुजुर्ग व्यक्ति के पुराने वस्त्रों से बनाने की परंपरा है। इसका उद्देश्य शिशुओं को वस्त्रों की चुभन से बचाना है, क्योंकि उनकी त्वचा बहुत कोमल एवं नाजुक होती है। उनकी स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए और उन्हें अधिक समय तक गीला नहीं रखा जाना चाहिए। तो ये बात आपने देखी होगी कि जब छोटा बच्चा होता है तो उसे हमेशा पुराने कपड़े पहनाए जाते हैं। जब घर में पीलिया आता है तो उसकी बुआ जो है उसके लिए नए कपड़े लेके जाती है और वो कपड़े बच्चा पहली बार नए पहनता है। इतने बच्चे को पुराने कपड़े ही पहनाए जाते हैं, बाद में भी पहनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि पुराने कपड़े धुल धुल करके नरम हो जाते हैं और उनमें जो है किसी भी प्रकार की अकड़ाहट नहीं होती, जिसकी वजह से बच्चों के शरीर पर पुराने कपड़े नहीं चुभते हैं। तो हमें बच्चों को सबसे पहले बिल्कुल नरम और ढीले ढाले कपड़े ही पहनाने चाहिए। नींद। हम सभी जानते हैं कि शिशु लगभग 18 घंटे सोते हैं। जो शिशु है वो 18 घंटे सोते हैं। धीरे धीरे यह अवधि कम होती जाती है। वृद्धि के लिए नींद शिशुओं में वैसे ही आवश्यक है जैसे कि मस्तिष्क के नाड़ी तंत्र से संबंध बनाने के लिए संवेदन उद्दीपन आवश्यक है। शिशुओं की नींद आयु के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। जैसे जैसे शिशु बड़ा होता है उसकी नींद की कुल समय धीरे धीरे कम होता जाता है, परंतु रात्रिकालीन नींद की अवधि बच्चे की बढ़ती जाती है। जब बच्चा छोटा होता है तो उस समय पर आपने देखा होगा कि वो मैक्सिमम जो है दिन में तो सोएगा पर रात को जगेगा और मम्मी कहेंगे कि ना ये मुझे रात को सोने तो देता नहीं है और मेरी नींद पूरी नहीं होती है। परंतु जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो दिन में तो सोना वो कम कर देता है और रात को सोना ज्यादा शुरू कर देता है। तो ये जो है बच्चे की वृद्धि की ओर संकेत करता है। फिर आगे है व्यायाम। प्रथम 4 हफ्तों के दौरान शिशु केवल अपने अंगों को हिला सकते हैं और इससे उन्हें जगह एवं स्थान का ज्ञान होता है। धीरे धीरे वह पलटना, पेट के बल लेटना, रेंगना और खड़े होना भी सीख जाते हैं। शिशुओं के साथ खेलना और बच्चों के खेल जो है वो अच्छे व्यायाम है। तो हमें जो है अपने बच्चों को वस्त्र
ढीले ढाले मुलायम देने चाहिए ताकि उनके शरीर पर किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। हमें बच्चों को नींद अच्छी देनी चाहिए ताकि उसमें किसी भी प्रकार की खलल ना डले और उनके शरीर का विकास अच्छे से हो सके। और हमें बच्चों का थोड़ा बहुत व्यायाम करवाना चाहिए, जैसे शिशु के साथ खेलना या बच्चों के खेल आदि। और बच्चों की मसाज भी हम कर सकते हैं, जो इसमें लिखा हुआ नहीं है, करते हैं। हमारे घर में देखा होगा बड़ी बूढ़ी जो औरतें हैं वो छोटे बच्चों की बहुत तेल से मालिश करेंगी बड़े अच्छे से, ताकि उनकी हड्डियों का विकास अच्छे से हो सके। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, जो है हमारा प्रतिरक्षण एवं प्रोत्साहक स्वास्थ्य देखभाल। ठीक है। प्रतिरक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें विशेष प्रकार के टीकाकरण द्वारा व्यक्ति की संक्रामक बीमारी के प्रतिरक्षा अथवा प्रतिरोधी क्षमता को विकसित किया जाता है। तो प्रतिरक्षण क्या है? प्रतिरक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे का टीकाकरण किया जाता है ताकि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सके और वो हर प्रकार की संक्रामक बीमारी से दूर रहे। ये टीके शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाकर व्यक्ति की संक्रामक बीमारियों से रक्षा करते हैं। टीकाकरण अथवा प्रतिरक्षण प्रणाली बच्चों को प्राय लाइलाज बीमारियों से बचाती है। जन्म के तुरंत बाद बच्चे का टीकाकरण कार्ड बना दिया जाता है जिसमें सभी टीकों का ब्यौरा होता है। निम्नलिखित सारणी के अनुसार लगाए जाने वाले टीकों को प्रदर्शित किया गया है। बिल्कुल बच्चों का जो है टीकाकरण होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इससे बच्चे अनेक प्रकार की लाइलाज संक्रामक बीमारियों से बच सकते हैं। फिर देखिए, जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय पर बच्चे को ये आपको याद रखनी है, क्योंकि कोई भी टीका आ जाएगा, ये पूछ सकता है कि ये टीका कब लगता है, तो आपको ये हफ्ते याद होने चाहिए। ठीक है। जैसे जन्म के समय बीसीजी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी एंड एचपीवी के टीके लगते हैं। मैक्सिमम एग्जाम में हेपेटाइटिस बी और एचपीवी पूछा जाता है। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जन्म के समय बच्चे को कौन से टीके लगते हैं। बीसीजी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी, एचपीवी। ओपीवी, एचपीवी, हेपेटाइटिस बी और बीसीजी। ठीक है। ऐसे आप याद रखो, जन्म के समय में बच्चों को ओपीवी, एचपीवी, हेपेटाइटिस बी और बीसीजी टीके लगते हैं। ठीक है। फिर है 6 हफ्ते में। 6 हफ्ते में देखिए बच्चे को डीपीटी, ओपीवी फिर से लगेगा, एचआईवी लगेगा और न्यूमोकोकल हेपेटाइटिस बी लगेगा। तो एक तरीके से हेपेटाइटिस वर्ड तो दोनों में ही आया है और ओपीवी भी आया है। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है कि कौन सा लग रहा है बच्चे को इस समय में। डीपीटी ऊपर क्या था, बीसीजी, नीचे है डीपीटी, ओपीवी और एचआईवी और न्यूमोकोकल हेपेटाइटिस बी। डीपीटी, ओपीवी, एचआईवी, न्यूमोकोकल हेपेटाइटिस बी। और जन्म के समय में जो है ओपीवी, एचपीवी, हेपेटाइटिस बी, बीसीजी। 6 हफ्ते में डीपीटी, ओपीवी, एचआईवी, न्यूमोकोकल और हेपेटाइटिस बी। एक ही नाम है ये, न्यूमोकोकल हेपेटाइटिस बी। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है, काफी नाम तो वही रिपीट हो जाएंगे। जो 10वां हफ्ता है उसमें बच्चे को जो है ये जो टीकाकरण है उनके अंदर ये दवाइयां होती हैं डली हुई, लगता एक ही टीका है लेकिन उस टीके के अंदर जो है ये सब दवाइयां मिली हुई होती हैं, टीकाकरण। तो अब देखिए, डीपीटी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी, न्यूमोकोकल और आईपीवी सब पुराने हैं। अब ये जो ऊपर थे ना हमारे, वो सारे 10वें महीने में फिर से लग जाते हैं। डीपीटी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी, न्यूमोकोकल और आईपीवी ये सब टीके दोबारा से लग जाते हैं। फिर कौन सा आएगा, 14 जब हफ्ते का बच्चा होगा तो
वही आ गए हैं ओपीवी, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी, न्यूमोकोकल और आईपीवी। ऊपर वाले ही अब फिर रिपीट हो गए ये, ठीक है। तो ये सब आपको जो है ध्यान देने की जरूरत है। एक याद कर लेंगे उसमें सारे आ जाएंगे। क्या आ रहा है ये देखिए, डीपीटी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी, न्यूमोकोकल और आईपीवी, ये नाम याद करने हैं बस। फिर 6 माह का जब बच्चा हो जाता है, 14 हफ्ते के बाद जो है 6 माह के बच्चे के टीकाकरण होगा। उस टाइम पर ये याद रखो, देखो रोटा वायरस हो गया, ठीक है, एक हो गया रोटा वायरस, एक हो गया इन्फ्लुएंजा और एक एचपीवी। 6 माह के बच्चे को रोटा वायरस और एचपीवी और इन्फ्लुएंजा का टीका लगता है, ठीक है। रोटा वायरस का टीका कब लगता है? 6 माह के बच्चे को। इन्फ्लुएंजा का टीका कब लगता है? 6 माह के बच्चे को, ठीक है। एचपीवी तो ऊपर भी लगता है, ठीक है। ये जो खास है ना, जो किसी एक में आए हुए हैं, वो नाम याद करना आप, कि भाई 6 माह के बच्चे में जो खास आया हुआ है, जो सिर्फ इसी के लिए आया हुआ है, जैसे रोटा वायरस है, इन्फ्लुएंजा है, ये पूछा जाएगा। एचपीवी तो ऊपर भी आ चुका है, ठीक है ना। तो ये ऐसे जो इकलौते किसी एक में आए हुए हैं ना, आप वो वाले याद रखना अपने में। फिर है, पर आपको हेपेटाइटिस बी का ये पूछ लिया कि हेपेटाइटिस बी का टीका कब से लगना शुरू हो जाता है, तो वो जन्म से लगना शुरू हो जाता है। फिर है, खसरे का टीका बच्चे को कब लगता है? 9 माह की उम्र में। छोटी चेचक का टीका कब लगता है बच्चे को? 12 माह की उम्र में। 6 माह है, 9 माह है, 12 माह है, और फिर 15 माह में बच्चे को देखो क्या लगता है, MMR न्यूमोकोकल, ये दोबारा से आ गया। फिर 14 हफ्ते के बाद न्यूमोकोकल 15 माह में लगता है। फिर बूस्टर लगेगा और फिर आईपीवी लगेगा, ठीक है। बूस्टर बच्चे को कब दिया जाता है? 15 माह में दिया जाता है। एमएमआर भी नहीं पूछेगा, क्योंकि वो 4 वर्ष की उम्र में फिर से दिया जाता है। एक ये इंपॉर्टेंट है कि टाइफाइड का टीका बच्चे को कब लगाया जाता है? 2 वर्ष की उम्र में। और हेपेटाइटिस ए का टीका कब लगाया जाता है? 18 माह की उम्र में। फिर दोबारा लगता है 2 वर्ष की उम्र में। जो 2 वर्ष की उम्र में है वो लगवाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इस टाइम पर इसकी डोज जो है वो थोड़ी हैवी कर दी जाती है। MMR जो है उसका टीका कब लगता है? ऊपर भी लगा था ये MMR, तो ठीक है, एक बार यहाँ फिर से आ गया ये MMR। 4 वर्ष की उम्र में सिर्फ एक ही टीका बच्चे को लगता है, वो होता है MMR टीका। फिर आगे है आपके पास ओपीवी, डीपीटी और बूस्टर। 5 वर्ष की उम्र में जो है ये 3 टीके जो है बच्चे को लगते हैं। शिशुओं एवं बच्चे हेतु राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची के द्वारा ये दिए गए हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे, हमारा जो है वो है सफाई और स्वच्छता। सफाई और स्वच्छता में देखिए, सफाई और स्वच्छता बच्चों को संक्रमण से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। स्वच्छता संबंधी अच्छी आदतों वाली दिनचर्या का पालन तथा वातावरण को साफ रखना बच्चों के समग्र स्वास्थ्य एवं भलाई को बढ़ावा देना। कुछ दैनिक आदतें, जैसे बच्चों की आंखों को गीले कपड़े से पोंछना और पलकों एवं आंखों के कोनों को गीला कर साफ करना आदि आवश्यक है। इसी प्रकार नाक, नाखून और पैरों के अंगूठों को भी साफ किया जाना चाहिए। तो हमें बच्चों की जो है पलकों को, आंखों को, आंखों के जो किनारे हैं उनको गीले कपड़े से साफ करना चाहिए। उनकी नाक को, उनके नाखूनों को, पैरों के अंगूठों को, उंगलियों को भी साफ करना बहुत आवश्यक है। और हाथों के नाखून बच्चों के काट करके रखने चाहिए, क्योंकि बच्चा क्या करता है, अपने पैर के अंगूठे को भी मुंह में देगा और अपने हाथ के अंगूठे को भी मुंह में देगा, अपने हाथों को भी मुंह में देगा। तो अगर वो दूषित होंगे तो बच्चे के शरीर में बीमारी चली जाएगी मुंह के रास्ते। इसीलिए स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जहां पर बच्चा लेटा हुआ हो या बैठा हुआ हो, तब बच्चे के आसपास बिल्कुल साफ सफाई और शुद्धता होनी चाहिए। तो आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब कल हम अपना विकास के लिए संवेदी उद्दीपन टॉपिक करेंगे, ठीक है।